बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्लास की स्ट्रेंथ बड़ी जो है वो कम हो गई है, श्रिंक हो गई है। लगता है कि आप लोग अभी क्लास चल रही है। अच्छा अच्छा उम्मीद है कि आप सब लोग बखैरियत होंगे। ऑडिट सर के ऊपर से गुजर रहा है या सर के अंदर से गुजर रहा है? देखें, ये है खोपड़ी, ये है मगज। बकरे का मगज नहीं है, ये इंसानों का मगज है। ये ऑडिट का नॉलेज आया, अब ऐसे होके ऐसे चला गया। एक ऑप्शन ये है। दूसरी ऑप्शन क्या है? ऐसे आया, घूमता हुआ ऐसे निकल गया। ऑप्शन नंबर 1 है या ऑप्शन नंबर 2 है? इसलिए तुम फेल हुए हो। दिस इज द रीजन। अभी पिछली दफा तुम्हारे यहां से गुजरा था, अभी तुम्हारे ऐसे गुजरा, क्लास में भी नहीं समझ आ रहा और ऐसे ऊपर होके जा रहा है। दोबारा ऑप्शन 3 कर दिया ये ऑप्शन 3 है। तो देखो, ऑलरेडी तुम एक दफा आजमा चुके हो, तुमने बैठ के क्लास में सही तरीके से काम नहीं किया, इसलिए ऑप्शन 2 में थे पहले तुम। अब तुम ऑप्शन 2 से भी ऑप्शन 3 में चले गए हो। जी समझ आ रही है आप लोगों को? ऑडिट क्या पता वो मेरिट वाला ऑप्शन, मेरिट अब नहीं आ सकता तुम्हारा। हाँ जी सर, खत्म। ले जी, अभी जो हमारी डिस्कशन चल रही है, इट इज रिलेटिंग टू द रिसीवेबल्स। इसमें कोई चीज़ अगर आपने डिस्कस करनी हो, जो पीछे हमने एक माइंड मैप सा थोड़ा सा बनाया था, चीज़ें डिस्कस की थी, तो आप कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन जी? कोई सवाल नहीं है जी? हाँ भाई, सब क्लियर? बिल्कुल क्लियर। चलो जी, अभी जो आज हम डिस्कशन करेंगे, इट इज रिलेटिंग टू द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। इसमें हमने दो तरह की कंफर्मेशंस देखी थी। वन वाज द पॉजिटिव फॉर्म ऑफ कंफर्मेशन एंड सेकंड वाज द नेगेटिव फॉर्म ऑफ कंफर्मेशन। तो अब इसके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि कब आपने नेगेटिव फॉर्म ऑफ कंफर्मेशन भेजनी है, और अगर वो 4 कंडीशन में से एक कंडीशन भी मीट ना हो तो आप वहां पे नेगेटिव फॉर्म नहीं भेज सकते, बल्कि आपने पॉजिटिव फॉर्म ऑफ कंफर्मेशन को भेजना होता है। तो वो तो आप लोगों को उम्मीद है बात क्लियर होगी। अब जो कंफर्मेशन का प्रोसेस होता है वो क्या होता है, इन कंफर्मेशन भेजने से पहले हम क्या काम करते हैं, क्या नहीं करते। सबसे पहले आप लिस्ट ऑफ कस्टमर्स लेते हैं, ओब्लिक रिसीवेबल्स लेते हैं। उस लिस्ट को आप फिर करते हैं स्ट्राटिफायर। स्ट्राटिफिकेशन होता है सब डिवीजन में उस लिस्ट को डिवाइड करना। फॉर एग्जांपल, हम सेल करते हैं, हमारी जो सेल है उसमें एक एक्सपोर्ट है और एक लोकल है। जो एक्सपोर्ट है इसमें एक ही कैटेगरी है, जो लोकल है इसमें 2 तरह की कैटेगरीज है, एक गवर्नमेंट की कैटेगरी है और एक नॉन गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट सेकंड कैटेगरी बन गई, नॉन गवर्नमेंट में फिर फर्दर 3 कैटेगरीज बनती हैं। एक डीलर्स हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और एक रिटेलर्स हैं। क्या हुआ? वो टेक्स्ट में है, लेकिन यहां पे तो एक बेसिक स्ट्रैटिफिकेशन है ना। अब आपको ये पता है कि आपने अपने डेटर्स को इन कैटेगरीज में क्या करना है, सब डिवाइड करना है। क्योंकि जो एक्सपोर्ट सेल है हो सकता है कि 20% ऑफ द टोटल सेल हो, गवर्नमेंट की सेल जो है वो 70% हो, और ये बाकी तीनों मिलकर क्या बनते हो, आपकी सेल का 10% बनते हो। अब ये सर्टिफिकेशन क्यों की है? सिर्फ इस चीज के लिए कि मैंने कहां पे नेगेटिव फॉर्म ऑफ कंफर्मेशन भेजनी है, कहां पे पॉजिटिव फॉर्म ऑफ कंफर्मेशन भेजनी है, और मैंने सैंपल साइज कितना सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट के अंदर मैं कहता हूं मेरे 2 कस्टमर्स हैं, तो 2 के 2 को क्या कौन सी कंफर्मेशन भेजनी चाहिए? पॉजिटिव भेजनी चाहिए। और 2 में से कोई एक को भेज लें या दोनों को भेजनी चाहिए? दोनों को भेजनी चाहिए। आपको याद होगा जब हमने सिलेक्शन ऑफ 100% आइटम्स की बात की थी, तो उसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ये पढ़ ली ना हमने। सिलेक्शन ऑफ आइटम जब 100%, शायद नहीं पढ़ा, लेकिन एनीवे जब नंबर ऑफ पॉपुलेशन होते ही थोड़े हैं और मेजर अमाउंट के होते हैं, तो उस केस में हम सारी की सारी पॉपुलेशन को सिलेक्ट कर लेते। नहीं किया हुआ डिस्कस? आपने जब कहा था कि ये 100% सिलेक्ट हो जाता तो हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं देते? अब ये 2 कस्टमर है, 2 के 2 सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये एक्सपोर्ट है, यहां पे फॉर एग्जांपल आपके 300 कस्टमर्स हैं,
यहाँ पे अगेन हमने देखना है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वो 4 करैक्टरिस्टिक्स हमें पता होने चाहिए कि जो 4 करैक्टरिस्टिक्स हैं उसमें फॉल करता है तो भी यहाँ पे भी हम उसके मुताबिक ही डिसीजन करेंगे। पीछे रह गए डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर्स, क्योंकि टोटल सेल का कितने परसेंट रिप्रेजेंट करते हैं? 10%। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास डीलर है 1000, डिस्ट्रीब्यूटर है 2000, रिटेलर है 3000। अब यहाँ पे मुझे कौन सी कंफर्मेशन देनी चाहिए? यहाँ पे कौन सी देनी चाहिए? यहाँ पे कौन सी कंफर्मेशन भेजनी चाहिए? यहाँ पे हम नेगेटिव फॉर्म ऑफ कंफर्मेशन भी भेज सकते हैं। तो जब भी आपको कोई पॉपुलेशन मिलेगी, बेटा ये प्रैक्टिकली बातें हो रही हैं, ये बुक में ऐसे नहीं लिखा होगा लिस्ट को ऐसे सॉर्ट आउट करना है, ये मुख्तलिफ टॉपिक्स में बातें हुई हैं, मैं उनको क्लब करके इस स्पेसिफिक एरिया में किस तरह से एप्लीकेशन होनी है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। आपको जो पॉपुलेशन मिली, आपने उस पॉपुलेशन को मुख्तलिफ सब पॉपुलेशन में डिवाइड कर लिया। डिवीजन इनटू द सब पॉपुलेशन इज कॉल्ड द स्ट्रैटिफिकेशन। जिनके सिमिलर करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिनके सिमिलर नेचर होती है, आप उस तरह से अपनी लिस्ट को क्या कर लेंगे? सॉर्ट आउट कर लेंगे। फिर आप यहां पे डिसीजन करेंगे कि मैंने कहां पे कितने नंबर ऑफ सैंपल सेलेक्ट करने हैं और मैंने टाइप ऑफ कंफर्मेशन कौन सी भेजनी है। स्ट्रैटिफिकेशन कर लिया आपने। स्ट्रैटिफिकेशन के बाद आपने देखना है कि पॉजिटिव ओब्लिक नेगेटिव फॉर्म ऑफ कंफर्मेशन, क्या आपने पॉजिटिव भेजनी है या नेगेटिव भेजनी है। नंबर ऑफ कंफर्मेशन, कितने नंबर को आपने कंफर्मेशन भेजनी है? 5 कस्टमर्स को भेजनी है, 10 को भेजनी है, 20 को भेजनी है। अच्छा, एक बात आपने जब सैम्पलिंग में हम पढ़ेंगे तो वहां पे मैं ये चीज आपको बताऊंगा, गवर्नमेंट की सेल कितने परसेंट है, एक्सपोर्ट की सेल कितने परसेंट है, टोटल दोनों को जमा करें कितना बनता है। अगर ये एग्जामिनर कहे कि आपने 90% ऑफ द पॉपुलेशन को टेस्ट कर लिया है, 90% ऑफ द पॉपुलेशन को टेस्ट कर लिया है, तो बाकी 10% के ऊपर प्रोसीजर लगाने की जरूरत नहीं है। क्या ख्याल है आप लोगों का जी? अगर एग्जामिनर ये कहे कि आपने 20% और 70% मिला के 90% को टेस्ट कर लिया है, तो 10% के ऊपर कंफर्मेशन भेजने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है। आपने 90% को तो वेरीफाई कर लिया, लेकिन आप 10% को वेरीफाई नहीं किया। अब इस 10% के ऊपर प्रोसीजर की एक्सटेंट कम जरूर हो सकती है, ज्यादा ना लगाएं, लेकिन लगाना पड़ेगा। अगर आप नहीं लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगी? अनटेस्टेड पॉपुलेशन रहेगी। और अगर अनटेस्टेड पॉपुलेशन रहेगी तो उस केस में प्रॉब्लम क्या आएगी कि कोई अगर मिसस्टेटमेंट हुई इस एरिया के अंदर तो हो सकता है कोई मटेरियल हो और डिडक्ट ना हो पाए, तो आपकी जो ओपिनियन है वो क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। एग्जामिनर ये बार बार पेपर में इस तरह से टेस्ट करता है कि फॉर एग्जाम्पल 3 सब पॉपुलेशन दे देगा, ये 3 ही है ना, एक्सपोर्ट और लोकल, लोकल फिर गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट। वो कहेगा कि जो एक्सपोर्ट और गवर्नमेंट है ये 90% ऑफ द पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है, तो इसलिए जो ऑडिट सीनियर है उसने कहा कि नॉन गवर्नमेंट कस्टमर्स के ऊपर कंफर्मेशन भेजने की जरूरत ही नहीं है। आप कमेंट करें कि आप इसमें इस सिचुएशन को किस तरीके से डील करेंगे। ये टेस्ट होता है पेपर में, तो आपने अकॉर्डिंगली क्या बात करनी कि 90% टेस्ट हो गया, गुड, लेकिन 10% अनटेस्टेड है। यहाँ पे स्टेटमेंट के चांसेस हैं एंड अमाउंट इज मटेरियल, सो यहाँ पे हम अपने एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर को क्या कर लेंगे? कम। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसको 0 कर दें। नंबर ऑफ कंफर्मेशन है जी। फिर आगे मीन ऑफ कम्युनिकेशन। मीन ऑफ कम्युनिकेशन से मुराद क्या है कि आपने इलेक्ट्रॉनिकली भेजनी है, आपने कोरियर के थ्रू भेजनी है। इलेक्ट्रॉनिक में क्या आता है? ईमेल्स आती हैं, ठीक है जी, फैक्स आ सकता है, ठीक है, लेकिन मेन आजकल के दौर में ईमेल ही है। ईमेल है या आपका कोई कोडिंग होती है और डिकोडिंग होती है, या समटाइम क्या होता है कि कोई एंटिटी के सिस्टम्स होते हैं उसके थ्रू ही कंफर्मेशन चली जाती है। नॉर्मली इसमें जो मेन इलेक्ट्रॉनिक में है आप ईमेल को ही कंसीडर करेंगे। फिर दूसरी ऑप्शन क्या है? कोरियर के थ्रू भेजनी है। अब ये बातें क्यों कर रहे हैं? प्रॉब्लम ईमेल में क्या आ सकती है? देखा ना, मैंने कंफर्मेशन भेजनी है, कंफर्मेशन किसके थ्रू जानी चाहिए? हमने कहा ईमेल के थ्रू भी जा सकती है और कोरियर के थ्रू भी जा सकती है। अगर ईमेल पे भेजते हैं कंफर्मेशन को, अगर ईमेल पे भेजते हैं कंफर्मेशन को, तो व्हाट आर द चैलेंजेस जो हमें फेस करने पड़ सकते हैं? क्या चीज? रॉन्ग ईमेल एड्रेस हो सकता है। और क्या बोला आपने? वो किस तरह से पता चलेगा? कंपनी का अपना होता है ना, डोमेन होती है, हर कंपनी की अपनी डोमेन होती है। तो आप जिस ईमेल एड्रेस को फॉलो कर रहे हैं, जिस ईमेल एड्रेस पे आपने भेजना है, वो प्रॉपर डोमेन वाली ईमेल एड्रेस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? डोमेन वाली।
फिर ऑथराइजेशन को चेक करना आपने कि वाकई ही ये जिस बंदे ने कंफर्मेशन भेजी है ये ऑथराइज टू कंफर्मेशन भेजने के है या नहीं है। वो किस तरह चेक करेंगे? आईटी पढ़ी आप लोगों ने, डाटा इंटेग्रिटी पर डिजिटल सिग्नेचर्स की बात होती है कि आप डिजिटल सिग्नेचर्स का पता आप लोगों को नहीं पता? देखें आप देखें आजकल ना एक सॉफ्टवेयर हैं और कुछ सम टाइम आपके पेड सॉफ्टवेयर भी होते हैं जिसमें आपके सिग्नेचर रजिस्टर हो जाते हैं, और जब आप किसी सॉफ्ट डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं, पीडीएफ के अंदर ओपन कर ले, वर्ड के ओपन कर ले, तो वहां पे डिजिटल सिग्नेचर की ऑप्शन अवेलेबल होती है कि आप इसको डिजिटल साइन कर सकते हैं। उसके ऊपर क्या होता है, वो आप जो बंदा सेंडर होता है वो अपने डिजिटल सिग्नेचर कर देता है। जब हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो उसकी पूरी ट्रेल आ जाती है कि ये बंदा वाकई रजिस्टर्ड है, ये किस डोमेन के साथ रजिस्टर है, इसकी अथॉरिटी क्या है, इसकी डेजिग्नेशन क्या है, वो सारी की सारी डिटेल उस बंदे की आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप मेरे से अब मैं आपको एक सिलेबस भेजता हूँ और मैं उसको डिजिटल सिग्नेचर करके भेजता हूँ। अब आप लोगों ने आप लोगों के लिए रिस्क क्या है कि हो सके ये सर की तरफ से ना आया हो, किसी XYZ की तरफ से आया हो, क्या ये ऑथेंटिक है या नहीं है। आप उसमें क्लिक करेंगे, डिजिटल सिग्नेचर होंगे, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी। नौशरवान ख्वाजा चार्टर्ड अकाउंटेंट, इस फॉर्म में पार्टनर है, यहाँ टीचिंग करते हैं, ये इसकी प्रोफाइल है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जिसकी बेस के ऊपर ये बंदा, ये सेंडर की बात हो रही है। वो क्या होता है, वो वेरीफाइड होता है। तो वहां से क्या होता है कि जिस बंदे ने कंफर्मेशन भेजी है वो ऑथेंटिक है भी या नहीं है। तो यहाँ पे ईमेल में सबसे बड़ा रिस्क ये होता है, ईमेल में सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है कि वो कंफर्मेशन आ रही है, जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो प्रॉपर ऑथराइज पर्सन का रिस्पॉन्स है या नहीं है। इस चीज को हमने क्या करना होता है, काउंटर करना होता है। तो इसके प्रोसीजर हम देखेंगे। फिर एक कोरियर के थ्रू, कोरियर में फिर चैलेंजेस आते हैं। चैलेंजेस क्या आते हैं? क्या चीज? और एड्रेस ही कौन है? सबसे पहले क्या आता है जी? एड्रेस ही से मुराद क्या है? क्या ये ऑडिटर को एड्रेस हुई है, क्या ये मैनेजमेंट को एड्रेस हुई है, किसको एड्रेस हुई है? कंफर्मेशन किसको एड्रेस हुई है? अगर क्लाइंट को एड्रेस हो कंफर्मेशन, तो उस केस में आपके लिए क्या रिस्क होगा? क्लाइंट चेंज कर सकता है, रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस कम हो जाएगी। याद होगा आपको कि वो इंफॉर्मेशन जो ऑडिटर को डायरेक्टली रिसीव होती है दैट इज मोर रिलायबल एज कंपेयर टू द इंफॉर्मेशन विच इज रिसीव थ्रू द मैनेजमेंट। अब कंफर्मेशन की जो रिक्वेस्ट होती है ये क्लाइंट को लिखी जाती है और क्लाइंट का रिस्पॉन्स किसको होना चाहिए? डायरेक्टली टू द ऑडिटर होना चाहिए। अगर ऑडिटर को कंफर्मेशन का जो रिस्पॉन्स है वो डायरेक्ट रिसीव नहीं होता तो रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस क्या हो जाएगी? कंप्रोमाइज हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि वो किसको एड्रेस होनी चाहिए? ऑडिटर को चाहिए। अब यहां पे और चैलेंजेस भी आते हैं। सम टाइम क्या होता है, बाय हैंड कंफर्मेशन हो जाती है। क्या हो जाती है जी? कोरियर है, बाय हैंड भी हो जाती है। बाय हैंड से मुराद क्या है? क्लाइंट कहते हैं जी मैं आपको कंफर्मेशन साइन करा देता हूं, मैं आपको कंफर्मेशन साइन करा देता हूं। क्लाइंट अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को भेजेगा, वो कंफर्मेशन लेके जाएगा, जिस क्लाइंट की कंफर्मेशन वहां पे जाएगा उनको गया थप्पल आई जो साइन की जाओ, थप्पल आई जो साइन की जाओ। आप देखें अगेन वो कंफर्मेशन किसके थ्रू मिल रही है? आपको क्लाइंट के थ्रू मिल रही है, आपको डायरेक्टली नहीं रिसीव हुई। जब डायरेक्टली रिसीव नहीं तो उसकी रिलायबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। फिर जो कंफर्मेशन है ये हमेशा क्या होती है? रिटर्न होती है। क्या होती है? कंफर्मेशन हमेशा आपकी रिटर्न होती है। ये रिसीव किसके होती है? रिसीव्ड डायरेक्टली बाय ऑडिटर, ऑडिटर को डायरेक्टली रिसीव होती है। जो कंफर्मेशन रिक्वेस्ट होती है ये किस कलेक्टरेट पे जाएगी? ये मैनेजमेंट कलेक्टरेट पे जाएगी। किस कलेक्टरेट पे जाएगी? मैनेजमेंट का लेटर हेड। साइन कौन करेगा? साइन कौन करेगा? साइन भी मैनेजमेंट करेगी। साइन कौन करेगा? मैनेजमेंट करेगी। देखिए बैंक कंफर्मेशन में किसका लेटर था? ऑडिटर का। साइन किसके हो रहे थे? ऑडिटर के भी हो रहे थे और मैनेजमेंट के भी हो रहे थे। जिसमें स्टैंडिंग अथॉरिटी भी हमने डिस्कस की थी कि सम टाइम जो क्लाइंट होता है वो बैंक को स्टैंडिंग अथॉरिटी दे देता है, तो उस केस में फिर बार बार मैनेजमेंट को साइन करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो सिंगल जो अथॉरिटी होती है उसकी बेस के ऊपर वो कस्टमर की कंफर्मेशन को साइन कर देता है।
लेकिन जो डेटर्स की कंफर्मेशन होती हैं, जो रिसीवेबल की कंफर्मेशन होती हैं, पेएबल की कंफर्मेशन होती है, या हर वो कंफर्मेशन जो बैंक से हट के होगी, उसमें लेटरहेड किसका यूज होगा? लेटरहेड किसका यूज होगा? मैनेजमेंट का। साइन कौन करेगा? मैनेजमेंट करेगी। बैंक की कंफर्मेशन में साइन कौन करता है? ऑडिटर भी करता है और मैनेजमेंट भी करती है। लेटरहेड किसका होता है? ऑडिटर का लेटरहेड होता है। इस केस में लेटरहेड किसका है? मैनेजमेंट का लेटरहेड है। साइन कौन करेगा? मैनेजमेंट करेगी। क्या लिखा जाएगा कि डायरेक्टली कंफर्म करें हमारे ऑडिटर्स को, डायरेक्टली कंफर्म करें हमारे ऑडिटर्स को। अब इसके जो कंटेंट है वो क्या होंगे वो तो हम जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, लेकिन जो यहां तक इंफॉर्मेशन है वो यही है कि जो लेटर हेड है वो क्लाइंट का होगा, साइन भी क्लाइंट करेगा, कोरियर भी साइन क्लाइंट करेगा। अब उसमें दो ऑप्शन होती है कोरियर कराने के लिए। कोरियर में ऑडिटर खुद कोरियर करा रहे और कोरियर स्लिप्स को रिटेन कर ले। देखे ना आपके पास क्या प्रूफ है कि कंफर्मेशन क्लाइंट को गई? देखे ना हमारे आप ऑडिट करने गए, आपने मैनेजमेंट से कहा कंफर्मेशन भेजनी है, मैनेजमेंट ने कहा जी हम कंफर्मेशन भेज दी हुई है। तो अब आप किस तरह से वेरीफाई करेंगे कि वाकई कंफर्मेशन गई है या नहीं गई? किस तरह वेरीफाई करेंगे? कोरियर की स्लिप से वेरीफाई करेंगे। अब सम टाइम क्या होता है, क्लाइंट आपको 2 नंबर कोरियर स्लिप पे बनवा दे, फिर किस तरह टेस्ट करेंगे? क्या चीज? ट्रैकिंग आईडी लिखा होता है, ट्रैकिंग आईडी को उस वेबसाइट पे जाके क्लिक करें, वहां भी पता चल जाएगा कि किसको डिस्पैच हुई है। अगर तो 2 नंबर ट्रैकिंग स्लिप हुई तो वो तो उसको ट्रैक ही नहीं होगी। या अगर मैंने कोई रिपीटेड जो उसमें किए हुए, मतलब मैंने गलत उसमें इंफॉर्मेशन डाली हुई, यानी किसी और का ट्रैकिंग नंबर किसी और पे डाला हुआ, तो वो पकड़ा जाएगा। जारी बात उसके बाकी पर्टिकुलर्स भी आ रहे होंगे, कंपनी का नाम भी आ रहा होगा, बाकी इंफॉर्मेशन भी आ रही होगी। तो जब कंफर्मेशन भेजी जाती है, अगर ऑडिटर कंफर्मेशन भेजे, अगर ऑडिटर कंफर्मेशन भेजे तो ऑडिटर कोरियर स्लिप को खुद ही रिटेन कर लेता है। और अगर क्लाइंट कंफर्मेशन भेजे तो हम क्लाइंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें इसकी क्या दे दें, आप कोरियर स्लिप्स दे दें। और कोरियर स्लिप्स को हम क्या करेंगे? अपनी ऑडिट फाइल का पार्ट बना लेंगे। कल अगर हमसे कोई सवाल करता है कि आपने कंफर्मेशन भेजी या नहीं भेजी, तो आप उसको क्या करेंगे? फौरी तौर पे कोरियर की स्लिप्स निकालेंगे और कोरियर स्लिप्स को प्रेजेंट कर देंगे कि जनाब ये हमने कंफर्मेशन को भेजा हुआ। अच्छा, अब कंफर्मेशन तो चली गई, अब कंफर्मेशन चली गई, अब आते हैं रिस्पॉन्स की तरफ। अब आते हैं रिस्पॉन्स की तरफ। रिस्पॉन्स रिसीव्ड, रिस्पॉन्स नॉट रिसीव्ड। अगर रिस्पॉन्स ना रिसीव हो तो फिर हम देखते हैं कि हमारी पॉजिटिव कंफर्मेशन है या नेगेटिव कंफर्मेशन है। बेटा समझ आ रही है ना बातें? अगर नेगेटिव है तो फिर क्या हुआ? क्लोज कर दें, एंड कर दें प्रोसेस को। क्यों एंड कर दें? क्योंकि प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया। नो कंफर्मेशन मीन बैलेंस इज एग्रीड। और अगर पॉजिटिव कंफर्मेशन थी, आपने कंफर्मेशन भेजी, कंफर्मेशन का रिस्पॉन्स नहीं आया, तो कंफर्मेशन का क्या था प्रोसेस जी? पॉजिटिव कंफर्मेशन थी। तो आप इस केस में क्या करेंगे? फॉलो अप करेंगे, फॉलो अप रिक्वेस्ट करेंगे। बेटा ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कंफर्मेशन रिसीव नहीं हुई, नेगेटिव फॉर्म ऑफ कंफर्मेशन थी, तो नेगेटिव फॉर्म में क्या डिस्कस करते थे? कंफर्मेशन रिसीव ना होना इज एग्रीमेंट विद द बैलेंस। तो मतलब क्या है कि जो बैलेंस हमारा है वो उससे पार्टी एग्री करती है, तो बात क्या होगी? मामला क्लोज हो गया, एंड हो गया प्रोसेस, एविडेंस ऑब्टेन्ड, एविडेंस ऑब्टेन्ड। हमने कहा नहीं, पॉजिटिव फॉर्म ऑफ कंफर्मेशन है, पॉजिटिव फॉर्म कंफर्मेशन में रिस्पॉन्स नहीं आया, तो क्या एविडेंस कंप्लीट हुआ? नहीं कंप्लीट हुआ। आप क्या करेंगे? फॉलो अप रिक्वेस्ट डालेंगे। फॉलो अप रिक्वेस्ट क्या होती है कि भाई हमने ये कंफर्मेशन इस दिन को इस कोरियर नंबर के थ्रू आपको भेजी थी, काइंडली इसका रिस्पॉन्स दे दें, काइंडली इसका रिस्पॉन्स दे दें। अब यहां पे फिर अगेन दो बातें बनेंगी। फिर आगे रिस्पॉन्स रिसीव्ड, रिस्पॉन्स नॉट रिसीव्ड। अगर रिस्पॉन्स रिसीव हो जाए तो फिर इसको इधर ले जाएंगे, जाहिर बात है, फिर रिस्पॉन्स वाली बात आगे नहीं, फिर इन दोनों का रिस्पॉन्स आगे फर्दर हम सेम करेंगे। अगर रिस्पॉन्स नहीं रिसीव होता, फॉलो भेजने के बाद रिस्पॉन्स नहीं रिसीव होता, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम अल्टरनेटिव प्रोसीजर की तरफ जाएंगे। किसकी तरफ जाएंगे जी?
ये बात समझ आई आपको? दोबारा देखें, कंफर्मेशन भेजी, भेज के खत्म हुआ, रिस्पॉन्स की बारी आई, रिस्पॉन्स रिसीव नहीं हुआ। जब रिस्पॉन्स रिसीव नहीं हुआ तो हमने कहा पॉजिटिव फॉर्म ऑफ कंफर्मेशन है या नेगेटिव फॉर्म ऑफ कंफर्मेशन है? हमने कहा नेगेटिव फॉर्म ऑफ कंफर्मेशन है। तो रिस्पॉन्स ना रिसीव होना किस चीज की इंडिकेशन है? एग्रीमेंट की इंडिकेशन है। तो प्रोसेस क्या हो गया? क्लोज, कि आपका एविडेंस क्या हो गया? ऑब्टेन हो गया। हमने कहा नहीं, हमारी पॉजिटिव फॉर्म ऑफ कंफर्मेशन थी। पॉजिटिव फॉर्म ऑफ कंफर्मेशन में वी नीड रिस्पॉन्स आइदर द पार्टी इज एग्रीड और नॉट एग्रीड। अब इस केस में क्या? मोबाइल बंद करो भाई, बंदे बांध जाओ तुम। अगर पॉजिटिव फॉर्म ऑफ कंफर्मेशन थी, रिस्पॉन्स रिसीव नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे? फॉलो अप रिक्वेस्ट भेजेंगे। फॉलो अप रिक्वेस्ट क्या है? कि आप क्लाइंट से कहेंगे कि हमें कंफर्मेशन का रिस्पॉन्स दे दें। फिर अगेन दो बातें होंगी, फॉलो अप करने के बाद या रिस्पॉन्स रिसीव हो जाएगा या रिस्पॉन्स नहीं रिसीव होगा। अगर रिस्पॉन्स रिसीव हो जाता है तो फिर ये यहां पे पार करेगा, जारी बात है, रिस्पॉन्स रिसीव। और अगर रिस्पॉन्स रिसीव नहीं होता तो फिर हम अल्टरनेटिव प्रोसीजर की तरफ जाएंगे। अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स क्या हैं? अल्टरनेटिव प्रोसीजर होते हैं कि हम किस तरीके से उस बैलेंस को वेरीफाई कर सकते हैं। किस बैलेंस को? इस रिसीवेबल के बैलेंस को। अच्छा, आप आ जाए, ये डिस्कस करते हैं क्या होते हैं। फिर आता है रिस्पॉन्स रिसीव हुआ। रिस्पॉन्स रिसीव हुआ तो रिस्पॉन्स के रिसीविंग के लिए सबसे पहले कुछ हम काम करेंगे। सबसे पहले आप ये देखें कि रिलायबिलिटी, सबसे पहले आपने क्या देखना है? रिलायबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स। रिलायबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स से मुराद क्या है? कि जो कंफर्मेशन आई है वो रिलायबल है या नहीं है। अगर तो इनडायरेक्ट रिसीव हुई है, फिर क्या करेंगे? कम्युनिकेटेड टू क्लाइंट, क्लाइंट को कम्युनिकेटेड है, किसको होनी चाहिए कम्युनिकेटेड? ऑडिटर को कम्युनिकेटेड होनी चाहिए। रिसीव किसको थ्रू होनी चाहिए? डायरेक्ट रिसीव होनी चाहिए। ईमेल पे आई है, देखिए ना, आपने अगर ईमेल पे आई है फिर भी रिलायबिलिटी टेस्ट करनी है। अगर कम्युनिकेटेड टू क्लाइंट है फिर भी रिलायबिलिटी टेस्ट करनी है। अगर इनडायरेक्टली रिसीव हुई है फिर भी आपने रिलायबिलिटी टेस्ट करनी है। अच्छा, पहले दो केसेस में अगर इनडायरेक्ट रिसीव हुई है या कम्युनिकेटेड टू क्लाइंट है तो हमारे लिए क्या होगी? रिलायबल नहीं होगी, हमारे लिए रिलायबल नहीं होगी। तो हम यहां पे क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि हमें कंफर्मेशन क्या आनी चाहिए? डायरेक्टली टू द ऑडिटर होनी चाहिए, रिसीव बाय द ऑडिटर होनी चाहिए। फिर तीसरे चौथे नंबर पे क्या है? ऑरल है या रिटर्न है। ऑरल होगी तो क्या है? रिलायबल नहीं है। क्यों ऑरल रिलायबल नहीं है? क्यों? डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में नहीं है। तो किस फॉर्म में होनी चाहिए? रिटर्न फॉर्म में होनी चाहिए। तो ये रिलायबिलिटी के लिए 4 पैरामीटर्स हैं। इन 4 पैरामीटर के अलावा भी हो सकते हैं जो हम आगे जाके डिस्कस कर लेंगे। फिर दूसरे नंबर पे आता है रिस्पॉन्स। जो कंफर्मेशन रिसीव हुई है उसका रिस्पॉन्स क्या है? उसमें फिर दो बातें आती हैं फर्दर, एग्रीड, नॉट एग्री। यानी कि देखें, दो बातें हुई ना। आपने कंफर्मेशन भेजी 1000 रुपए की, 1000 रुपए के अगेंस्ट उसने 1000 ही कंफर्म किया, 1000 रुपए के अगेंस्ट उसने 800 कंफर्म किया। समझ आ रही है ना? ऊपर से तो नहीं गुजर रही? ओ भाई, ऊपर से तो नहीं गुजर रही? पक्की बात है। आपने कंफर्मेशन भेजी, रिस्पॉन्स रिसीव हुआ। रिस्पॉन्स रिसीव होने के बाद आपने पहला टेस्ट क्या किया? रिलायबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स को टेस्ट किया कि जो रिस्पॉन्स आया वो रिलायबल है या नहीं है। फिर आपने रिस्पॉन्स को टेस्ट किया कि जो रिस्पॉन्स आया वो बैलेंस एग्री है या डिसएग्री है। अगर बैलेंस एग्री है तो फिर क्या करेंगे? एंड कर देंगे प्रोसेस को। एंड का मतलब क्या है? एविडेंस ऑब्टेन्ड, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हैज बीन ऑब्टेन्ड। अगर बैलेंस एग्री नहीं करता, आपने कंफर्मेशन भेजी, कंफर्मेशन का बैलेंस एग्री नहीं करता, तो फिर आप क्या करते हैं? फिर यहां पे फिर इसको फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। दो ऑप्शन की वजह से टाइमिंग डिफरेंस हो सकते हैं या एरर ओब्लिक फ्रॉड हो सकते हैं। नहीं, पानी की जरूरत नहीं है मुझे, बस कल मैंने साइकिल काफ़ी ज़्यादा चला लिया तो फिर वो डस्ट ज़्यादा थी। हाँ, मैंने
कल 70 किलोमीटर साइकिल चलाई है, परसों रात को मैंने 50 किलोमीटर चलाई है। हाँ क्या चीज? टाइम ड्यूरेशन जो 50 किलोमीटर का था वो 1.5 घंटा था, 1.5 घंटे में 50 किलोमीटर चलाई थी। और हाँ वलेंशिया से निकला, वहां से होते होते लिबर्टी से होते होते एनसीए से होते हुए दोबारा जफर अली रोड नहर से होते होते दोबारा नहीं ये लिबर्टी वाला क्लब उसमें, हाँ वो चलाते हैं। तो वो बस 10 ज़्यादा थी थोड़ी, तो उसमें थोड़ी सी मुझे ना खांसी शुरू हो गई। कल तो मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, इतनी वो साइकिल तेज चला ली थी मैंने। हाँ मैं एक्टिव रहा हूँ कल पूरा दिन, साइकिल चलाने के बाद बहुत एक्टिव हो गया था। वो हार्मोन्स कुछ आपके रिलीज होते हैं जिससे ना फिर आपकी फाइट के सेल्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। पता नहीं कुछ हार्मोन का नाम मैंने पढ़ा था, वो नहीं डोपामिन तो वो भी होते हैं, वो भी इंक्रीज होते हैं। एक एंड्रेलाइन के करके थे, एंड्रेलिन होते हैं हार्मोन, ये ज़्यादा रिलीज हो जाते हैं तो फिर आपके जिस्म के अंदर ना फाइट की जो होती है ना, वो फाइट करने वाले सेल्स जो होते हैं एक्टिव हो जाते हैं। तो जब एक्टिव होते हैं तो फिर आपकी नींद उड़ जाती है। एनीवे गलत डायरेक्शन में बात जा रही है, अब टाइम कम है। बैलेंस एग्री नहीं किया, जब बैलेंस एग्री नहीं किया तो हमने फिर उसकी कॉज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। कॉज क्या थी? कुछ टाइमिंग डिफरेंस हो सकते हैं और कुछ एरर या फ्रॉड हो सकते हैं। टाइमिंग डिफरेंस क्या होते हैं? टाइमिंग डिफरेंस होते हैं कि अगली पार्टी ने आपको पेमेंट कर दी है और उसने अपने पास उस पेमेंट को रिकॉर्ड कर लिया है, लेकिन आपके पास वो पेमेंट अभी रिसीव नहीं हुई। अब आपकी बुक्स में बैलेंस ज्यादा आ रहा है, उसकी बुक्स में बैलेंस कम आ रहा है। दूसरी ऑप्शन क्या होती है? आपने सेल्स बुक कर दी है, सेल इनवाइसेस आपने जनरेट कर दी हैं और अगली पार्टी को अभी वो सेल इनवाइसेस मिली नहीं है या उसको गुड्स अभी रिसीव नहीं हुई, तो इसलिए जब तक उसको गुड रिसीव नहीं होंगी तो शायद एंट्री ना करे। तो ये भी एक टाइमिंग डिफरेंस हो सकता है। अच्छा, यही दो बातें फ्रॉड और एरर में भी जाती हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने कोई फिक्टिशियस सेल बुक की हुई थी, कंपनी ने फिक्टिशियस सेल बुक की हुई थी, तो कंपनी का जो बैलेंस है वो ओवरस्टेटेड था। कस्टमर तो कभी उसको जो है वो ऑन ही नहीं करेगा, जाहिर बात है कस्टमर को ना गुड्स रिसीव हुई है ना उसको गुड्स रिसीव होनी है, तो वहां पे टाइमिंग डिफरेंस का एरर तो क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। तो फिर वो क्या बन जाएगी? एरर बन जाएगा। यानी कि बातें वही होंगी कि गुड्स रिसीव नहीं हुई क्लाइंट को, या कस्टमर ने पैसे दे दिए हमें अभी रिसीव नहीं हुए। ये दो टाइमिंग डिफरेंस होते हैं। अब जब टाइमिंग डिफरेंस आते हैं तो हम क्या ऑब्टेन करते हैं? हम रिकंसिलिएशन ऑब्टेन करते हैं। रिकंसिलिएशन में आपको याद होगा जब हम इन्वेंट्री की बात करते थे, इन्वेंट्री के स्टॉक काउंट की बात करते थे, तो हमने कहा था कि अगर ईयर एंड के बाद स्टॉक काउंट हो तो हम उसके जिस दिन के ऊपर स्टॉक काउंट होता है उस दिन के ऊपर हम जाके अपना स्टॉक काउंट कंडक्ट करते हैं और उसके रिवर्स वर्क करते हैं। रिवर्स वर्किंग क्या होती है कि जो दरमियान में सेल हुई होती है उसको ऐड कर लेते हैं और जो प्रोडक्शन हुई होती है उसका माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास ईयर एंड का स्टॉक आ जाता है। इसी तरह से अगर हमने कंफर्मेशन भेजी, कंफर्मेशन का रिस्पांस एग्री नहीं किया, तो हम मैनेजमेंट से देखते हैं टाइमिंग डिफरेंस है या एरर्स हैं। अगर टाइमिंग डिफरेंस हो तो हम मैनेजमेंट से क्या कहते हैं? आप हमें रिकंसिलिएशन दे दें। रिकंसिलिएशन क्या होगी? बैलेंस एज पर कंफर्मेशन, बैलेंस एज पर कंफर्मेशन। इसमें कुछ ऐड होंगी चीजें। ऐड क्या होंगी? इनवाइसेस मेड but not received by customer। लेस क्या होगा? पेमेंट्स मेड by customer not recorded by company। तो क्या निकलेगा जी? बैलेंस एज पर जीएल निकल आएगा। क्या निकल आएगा? बैलेंस एज पर जीएल निकल आएगा। ये बात समझ आई आपको? सोच लें बेटा, क्योंकि मैं तो दिन में पिछले 15 साल से ये काम कर रहा हूं, तो मुझे तो ये इसलिए बड़ी कॉमन और आसान बातें लगती हैं। जब पहली दफा आप पढ़ रहे होते हैं या पहली दफा कोई चीज देख रहे होते हैं तो शायद आपको उतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो ये इस खुशी फहमी में नहीं रहना कि एक दफा आपने सुन लिया तो समझ आ गई, अगर नहीं समझ आई तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जब कंफर्मेशन रिसीव हुई, बैलेंस एग्री नहीं करता, तो टाइमिंग डिफरेंस का इशू हो सकता है या एरर और फ्रॉड हो सकते हैं। यही से एरर और फ्रॉड अभी निकलेंगे। अगर टाइमिंग डिफरेंस हम क्या लेते हैं? रिकंसिलिएशन लेते हैं। रिकंसिलिएशन क्या होती है? बैलेंस एज पर कंफर्मेशन, यानी कि जो रिस्पॉन्स है उसके मुताबिक बैलेंस क्या है। फिर जारी बात है कुछ हमने इनवाइसेस कर दी हैं
लेकिन अभी कस्टमर को रिसीव नहीं हुई, तो कस्टमर ने उसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया, एक वो ऐड कर दें। और कुछ उसने पेमेंट हमें कर दी है लेकिन मुझे पेमेंट अभी रिसीव नहीं हुई, तो उसको क्या कर दें, माइनस। तो बैलेंस एज पर क्या निकल आएगा, जीएल निकल आएगा। पहले बताएं ये रिकंसिलिएशन समझ आई आपको? इस रिकंसिलिएशन पे किसी का कोई इतराज नहीं है। अब जी इंफॉर्मेशन से जो बैलेंस है उसमें तो उसने पहले ही जो पेमेंट दी हुई है वो लेस कर दी हुई है, दोबारा लेस होगा? नहीं, देखो पेमेंट हमारे पास क्या है, मैं जीएल के साथ रिकंसाइल कर रहा हूँ ना, ऊपर से स्टार्ट कर देना ना, उसमें ऐड करना पड़ेगा क्योंकि उसने पेमेंट पहले ही लेस करके बताया हमें बैलेंस कंफर्मेशन वाले ने। चलो आप वाइस वर्सा कर लो, आप इसको बैलेंस एज पर जीएल कर लो, आप बैलेंस एज पर जीएल कर लो, ठीक कह रही है। सही कह रहे हो। हमने जीएल के बैलेंस को कंफर्मेशन के बैलेंस पे लेके आना है। जीएल के अंदर ये इनवॉइसेस रिकॉर्ड हैं, नहीं बेटा उल्ट हो जाएगा ना, वो ठीक था, तो वही किया हुआ था ना, तो वही किया हुआ था। मैं दोबारा बताता हूँ, ठहर नहीं छोड़े अभी, वही बात है यार। क्यों लेस होंगी? कंफर्मेशन में तो पहले चलो अभी करते ना। देखिए बैलेंस एज पर जीएल आया, छोड़ दीजिए। एक कस्टमर है उसका बैलेंस एज पर जीएल है, मैंने फॉर एग्जांपल जीएल के अंदर एंट्री की हुई है। बैलेंस एज पर जीएल है, एक बैलेंस एज पर कंफर्मेशन है, दोनों के दरमियान में क्या आ गया, एक गैप आ गया। अब मैंने कुछ इनवाइसेस की थी जो कस्टमर को अभी रिसीव नहीं हुई, इस जीएल में रिकॉर्डेड है, क्या कर दें, माइनस कर दें। फिर कुछ पेमेंट है जो कस्टमर ने कर दी है लेकिन इस जीएल में रिकॉर्डेड नहीं है, तो बेटा लेस नहीं करेंगे ना, मैं ऐड करूंगा ना, पेमेंट है ना। बैलेंस पड़ा हुआ है अभी, उसमें बैलेंस पड़ा हुआ है, जीएल में पड़ा हुआ है बैलेंस, जीएल में रिसीवेबल पड़ा हुआ है सर, रिसीवेबल पड़ा है जीएल में, माइनस करना पड़ेगा। पेमेंट मेड बाय कस्टमर नॉट रिसीव्ड बाय कंपनी को पैसे अभी रिसीव नहीं हुए लेकिन कस्टमर ने पेमेंट कर दी हुई है, लेस होगा, लेस करेंगे जी, सही कह रहे हैं। नहीं यार उल्ट हो गया काम। नहीं यही है। अजम्पशन ले लेते हैं, चलें जी। बैलेंस एज पर जीएल है 1000 का और बैलेंस एज पर कंफर्मेशन है 800 का, ठीक है जी। हमने कहा जी कि इनवॉइसेस मेड बाय द कंपनी नॉट रिसीव्ड बाय द कस्टमर, तो ये जो 1000 रुपये इसमें 100 रुपये इंक्लूडेड है, वो जो हमने इनवॉइसेस कर दिए लेकिन कस्टमर के पास अभी रिसीव नहीं हुआ, तो हम माइनस कर देंगे 100 रुपया। फिर हमने कहा जी पेमेंट मेड बाय द कस्टमर, जब पेमेंट मेड बाय कस्टमर है तो उसने यहां से माइनस कर दिया ऑलरेडी, तो यहां से माइनस नहीं हुई, तो यहां ये माइनस करेंगे, ठीक है जी। देखिए कस्टमर ने जब पेमेंट की है तो कस्टमर ने यहां से माइनस कर दिया है, आपने पेमेंट की तो आपने अपने पास क्या एंट्री पास की होगी, पेबल अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट, लेकिन मुझे क्या पेमेंट रिसीव हुई है, नहीं रिसीव हुई। जब पेमेंट मुझे रिसीव नहीं हुई तो क्या है, वो रिकंसाइलिंग आइटम है। यहां पे क्या रिकॉर्डेड हो पेमेंट, नहीं रिकॉर्डेड, यहां पेमेंट रिकॉर्डेड नहीं, 1000 में रिकॉर्डेड नहीं है, इसलिए माइनस किया ना। मेरे पास अभी रिसीवेबल ही आ रहा है। दोबारा सुनने जी, बैलेंस एज पर जीएल था 1000, बैलेंस एज पर कंफर्मेशन था 800। हमने जब रिकंसिलिएशन बनाई तो हमें पता चला कि 2 रिकंसाइलिंग आइटम है। वो 2 रिकंसाइलिंग आइटम क्या है कि कुछ हमने सेल किया फर्दर, लेकिन वो कस्टमर को अभी सेल वाली इनवॉइस रिसीव नहीं हुई, इसलिए उसने अभी उसकी अकाउंटिंग एंट्री नहीं की। जब उसने अकाउंटिंग एंट्री नहीं की तो इसलिए उसके पास 100 रुपए की सेल नहीं आ रही, तो हमने कहा जी कि 100 रुपये हमने अपने पास बुक कर लिया लेकिन कस्टमर ने अभी अपने पास बुक नहीं किया, तो 100 रुपया यहां से माइनस कर दें। फिर हमने कहा जी कस्टमर ने हमें पेमेंट कर दी है लेकिन हमने रिकॉर्ड नहीं की। जब कस्टमर ने पेमेंट कर दी है, कर दिया और मेरे पास रिकॉर्डेड नहीं है, तो मेरा जो बैलेंस है वो क्या है, ज्यादा। देखो ना, आपने मुझे पेमेंट कर दी है तो मैंने आप 100 रुपया, तो आप मेरे पास जो बुक्स में बैलेंस आ रहा है वो तो ज्यादा आ रहा है। नहीं समझ आई बात की। एंट्रियां देख लेते हैं यार, छोड़ दो, इधर देखो, ये डेटर है, ये पेबल है। जब यहां पे हमने सेल की तो हमने क्या एंट्री पास की, डेटर अकाउंट डेबिट और सेल अकाउंट क्रेडिट। इसने कोई एंट्री पास की नहीं की ना, पेबल में तो उसने एंट्री नहीं पास की, तो डिफरेंस आ रहा है ना। हमने कहा डेटर अकाउंट डेबिट सेल अकाउंट क्रेडिट, उसने कोई एंट्री पास नहीं की। रिकंसिलिएशन में हम क्या करेंगे,
डेटर को सिर्फ क्रेडिट कर देंगे रिकंसिलिएशन के अंदर। सेल तो ठीक है ना, रिकंसाइलिंग को रिकंसिलिएशन बना रहे हैं ना हम, डेटर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे रिकंसाइल करने के लिए। सिर्फ एक्चुअली सेल हो चुकी है, रिसीवेबल का बैलेंस भी ठीक है, सेल का बैलेंस भी ठीक है, सिर्फ मैं रिकंसाइल कर रहा हूं कि डिफरेंस कहां पे है। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर इसने कुछ पेमेंट कर दी, इसने कहा जी पेबल अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। हमने कोई एंट्री पास की नहीं। अब देखें, अब ये क्या होगा, उसने अपने पेबल डेबिट कर दिया है, उसने बैलेंस कम कर दिया है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने डेटर को कम कर दूंगा रिकंसिलिएशन के अंदर। रिकंसिलिएशन के अंदर कम कर रहा हूं, एक्चुअली नहीं काम कर रहा, एक्चुअली नहीं काम कर रहा। देखें, जो बैलेंसेस पर जीएल होता है वही बुक्स में आता है। बीआरएस भी याद करें, बैलेंसेस पर जीएल क्या आता है, अकाउंट्स के अंदर रिप्रेजेंट होता है। लेकिन रिकंसिलिएशन जरूर बनाई जाती है, किसके साथ, कस्टमर के साथ। कस्टमर कौन होता है वहां पे, बैंक। तो रिकंसिलिएशन की एंट्रीज नहीं होती, रिकंसिलिएशन की एंट्री नहीं होती। हाँ, अगर यहां पे कोई एरर होता, यहां पे कोई एरर होता तो फिर उसकी एडजस्टिंग एंट्री पास करी जाती। फॉर एग्जांपल, उसने पेमेंट कर दी है, पेमेंट हमें रिसीव भी हो गई है, लेकिन हमने अपने पास बुक्स में रिकॉर्ड अगर नहीं की। देखें, दो ऑप्शन है ना, यहां पे क्या ऑप्शन है, जब आप यहां पे आए, आपका बैलेंस नॉट एग्री था, तो आपने कहा एरर और फ्रॉड हो सकता है या टाइमिंग डिफरेंस हो सकते हैं। टाइमिंग डिफरेंस क्या है कि आपको उसने भेजी चीजें, उसने पेमेंट कर दी है, लेकिन आपके पास अभी चेक रिसीव नहीं हुआ, फिर तो क्या है, वो टाइमिंग डिफरेंस है। लेकिन अगर आपको चेक रिसीव हो गया तो फिर क्या है, एरर। अगर देखो, अगर टाइमिंग डिफरेंस नहीं है, अगर आपको चेक रिसीव हो गया तो फिर क्या है, एरर। तो फिर उस केस में अकाउंटिंग एंट्री यहां पे क्या होनी चाहिए थी, यहां पे कैश को डेबिट करना चाहिए था और डेटर को क्रेडिट करना चाहिए था। ये बात समझ आई आपको, नहीं आई, नहीं आई समझ, दोबारा सुनने। बैलेंस जब एग्री नहीं करता तो हम वहां पे देखते हैं कि टाइमिंग डिफरेंस है या एरर है। टाइमिंग डिफरेंस से मुराद क्या होता है कि कुछ काम हो गए हैं, लेकिन उस काम से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई, आपके पास इंफॉर्मेशन कंप्लीट रिसीव नहीं हुई, दिस इज टाइमिंग डिफरेंस। एरर क्या है, काम हो गया है, डॉक्यूमेंटेशन हो गया है, रिकॉर्डिंग मिस हो गई है, रिकॉर्डिंग मिस हो गई है। अब अगर रिकॉर्डिंग मिस हो गई तो क्या करेंगे, फिर कंसाइलिंग आइटम नहीं है, फिर क्या करना पड़ेगा, जीएल को एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर टाइमिंग डिफरेंस नहीं है, अगर एरर है या फ्रॉड है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, जीएल को एडजस्ट करना पड़ेगा। और अगर टाइमिंग डिफरेंस है तो फिर क्या करना पड़ेगा, रिकंसिलिएशन के अंदर उसको लेके जाना पड़ेगा। सेम पैरामीटर होगा ना, ये बात समझ आई आपको जी, क्लियर होगी जी बात आपको, किसी को इतराज, किसी बच्चे को ना समझ आई हो। अब ये बन गया रिकंसिलिएशन, क्या बन गया, रिकंसिलिएशन। इस रिकंसिलिएशन की हम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी क्या होती है, बैलेंसेस पर जीएल को जीएल से चेक करेंगे, बैलेंसेस पर कंफर्मेशन को कंफर्मेशन चेक करेंगे, और जो दरमियान में प्लस माइनस हो रहे हैं इसकी माइनस और प्लस करके चेक कर लेंगे कि जो बैलेंस निकला है वो ठीक है या नहीं। दिस इज कॉल्ड द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। फिर जो आपके दरमियान में रिकंसाइलिंग आइटम्स हैं इनको टेस्ट करेंगे। आप देखें, इनवॉइसेस मेड बट नॉट रिसीव्ड बाय द कस्टमर, तो इसको किस तरह टेस्ट करेंगे कि वाकई ये बात ठीक है या नहीं। मैंने तो कर दी है, मैंने तो रिकॉर्ड कर लिया, कस्टमर ने नहीं रिकॉर्ड किया। सब्सिक्वेंट ईयर एंड आपको पेमेंट रिसीव हुई होगी। देखो, आपने इनवॉइस की, इनवॉइस के अगेंस्ट सब्सिक्वेंट ईयर एंड पैसे आए होंगे, तो पैसे आना किस चीज का एविडेंस है कि वो सेल पहले हो चुकी थी। पैसे आना किस चीज का एविडेंस है कि वो सेल हो चुकी थी। तो भाई इसके अगेंस्ट जब पेमेंट रिसीव होगी, इसके अगेंस्ट जब पेमेंट सब्सिक्वेंट टू ईयर एंड रिसीव होगी, तो किस चीज का एविडेंस होगा कि ये आपकी सेल वाकई ही हुई थी, ये सेल आपकी वाकई ही हुई थी। ये बात समझ आई आपको। फिर दूसरे नंबर पे क्या है, पेमेंट मेड बाय कस्टमर बट नॉट रिकॉर्डेड बाय द कंपनी। अब इसमें अगर टाइमिंग डिफरेंस है तो टाइमिंग डिफरेंस क्या होगा, सब्सिक्वेंट टू ईयर एंड पेमेंट आई होगी। देखिए, चेक मुझे बाद में रिसीव होगा, या अगर एरर होगा तो फिर क्या होगा, चेक मुझे पहले रिसीव हो गया होगा। अगर मुझे ईयर एंड से पहले चेक रिसीव हो गया था, अगर ईयर एंड से पहले मुझे चेक रिसीव हो गया था, तो फिर क्या है, ये एरर है या टाइमिंग डिफरेंस है। मौलवी तू बिल्कुल सोया हुआ है क्लास में, ईयर एंड से पहले चेक तुम्हें रिसीव हो जाए तो एरर है, एरर नहीं है, जो आ रही हो तुम, एरर है। ये मार्कर पकड़ो, मार्कर तुम्हारे पास आ गया, तुमने अपने बुक्स में मार्कर रिकॉर्ड नहीं किया, ये एरर है या टाइमिंग डिफरेंस है। मौलवी पागल हो गया, मार्कर किसके पास है अभी, सुन लो, ईयर एंड से पहले तुम्हारे पास मार्कर आ गया, मार्कर तुम्हारी बुक्स में रिकॉर्ड होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था, आपने रिकॉर्ड नहीं किया, मार्कर की एंट्री पास नहीं की, तो गलती है या टाइमिंग डिफरेंस है,
गलती है ना, यही तो कह रहा हूं। तो इसकी एंट्री पास होनी चाहिए थी। एंट्री क्या करोगे? मार्कर अकाउंट डेबिट, नौशरवान अकाउंट क्रेडिट, यही करोगे ना? यही करोगे या नहीं करोगे? यही करोगे। अब जरा मार्कर मुझे वापस भेज दो। मार्कर आ गया मेरे पास। अब ये मार्कर है, ये पकड़ो भाई, तुम्हें मार्कर रिसीव हुआ है। अब क्या है ये कोरियर वाला दरमियान में, ये क्या है दरमियान में? कोरियर वाला है। अब ये क्या है? टाइमिंग डिफरेंस है। अब दो इसको, ये 2 दिन बाद तुम्हारे पास आया फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोज होने के बाद, तो अब तुम्हें क्या मिला है? मार्कर मिला है। ये क्या है? ये टाइमिंग डिफरेंस है। इसी तरह से जब हमने इनवॉइसेस कर दी थी, नॉट रिसीव्ड बाय द कस्टमर था, ये क्या था? टाइमिंग डिफरेंस था। और अगर पेमेंट मेड बाय द कस्टमर नॉट रिकॉर्डेड बाय द कंपनी है, तो ये क्या है? ये टाइमिंग भी और डिफरेंस हो सकता है या एरर भी हो सकता है। अगर ईयर एंड से पहले पेमेंट आ जाए और रिकॉर्ड ना हो तो फिर क्या होगा? एरर। और अगर ईयर एंड पे रिसीव नहीं हुई पेमेंट, ईयर एंड के बाद रिसीव हुई, तो फिर क्या है? टाइमिंग डिफरेंस। समझ आई बात की? आप क्लियर है? मार्कर दे दो। अब इसकी क्या करेंगे? फिर हम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को टेस्ट करेंगे और इसके जो रिकंसाइलिंग आइटम है उनको भी हम टेस्ट करेंगे। यहां पे जो इनवॉइसेस की गई हैं उन इनवॉइसेस को भी टेस्ट करेंगे, उनके बैक एंड सपोर्टिंग एविडेंस को टेस्ट करेंगे, उसके अगेंस्ट एग्रीमेंट को टेस्ट करेंगे, उसके अगेंस्ट जो डिस्पैच हुआ है उसको टेस्ट करेंगे, और उसके अगेंस्ट जो सब्सिक्वेंट टू ईयर एंड पेमेंट आई है उसको भी टेस्ट करेंगे। देखें, सेल किया ना मैंने सेल बुक की है, मैंने सेल बुक की है। कस्टमर को मिली है सेल? नहीं मिली ना। मैंने सेल बुक कर लिया, कस्टमर को सेल बुक हुई है? अभी नहीं हुई। आपके पास क्या प्रूफ है कि ये सेल आपकी है? गुड डिस्पैच बोले ना, इनवाइस को टेस्ट कर लेंगे। इनवाइस फेक भी बुक हो सकती है। फिर परचेज ऑर्डर देखेंगे उस कंपनी का, परचेज ऑर्डर चेक करेंगे कि क्या वाकई कस्टमर ने उस गुड्स के अगेंस्ट ऑर्डर किया था या नहीं किया था। फिर उस परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट उसकी इनवाइस को टेस्ट करेंगे। फिर उस इनवाइस के अगेंस्ट गुड्स जो डिस्पैच हुई हैं, देखें आपके पास अगर ट्रांजैक्शन का पूरा ऑर्डर ट्रेल नहीं है तो ट्रांजैक्शन फिक्टिशियस है। अगर ट्रांजैक्शन का ऑर्डर ट्रेल नहीं है तो ट्रांजैक्शन क्या है? फिक्टिशियस है। तो फिर फ्रॉड के केस में आ जाएगी। और अगर ट्रांजैक्शन हुई है, उसका ऑर्डर ट्रेल कंप्लीट है, तो फिर क्या हो जाएगा? टाइमिंग डिफरेंस हो जाएगा। अब देखें ट्रांजैक्शन ट्रेल क्या होता है सेल के केस में। कस्टमर का ऑर्डर आता है, ऑर्डर के बाद डिस्पैच होती है, डिस्पैच के साथ साथ पैरेलल इनवॉइस बनती है, आउटवर्ड गेट पास बनता है, डिलीवरी चलान बनता है। ये 3 काम होते हैं। हम क्या चेक करेंगे कि जो इनवॉइसेस हमने बुक की हैं उसके अगेंस्ट क्या कस्टमर के ऑर्डर एग्जिस्ट करते हैं, क्या उसके अगेंस्ट आउटवर्ड गेट पास बने हैं, क्या उसके अगेंस्ट डिलीवरी चलान बने हैं, क्या उसके अगेंस्ट गुड्स ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के साथ एग्रीमेंट हुआ है। जारी बात है, बिल्टी नहीं होती। बिल्टी का पता है ना आप लोगों को? जब आप कोरियर स्लिप का पता है ना, तो बिल्टी भी वही होती है। तो जो गुड ट्रांसपोर्टेशन की डॉक्यूमेंटेशन है वो टेस्ट करेंगे। अगर ये सारी चीजें अवेलेबल हैं तो फिर क्या है? फिर ये सही ऑर्डर ट्रेल है इसकी, ये बिल्कुल क्लियर है, ये ट्रांसफर में कोई इशू नहीं है। ऑन द अदर हैंड, अगर सिर्फ इनवॉइसेस बुक हुई हैं, अगर सिर्फ इनवॉइसेस बुक हुई हैं, उसके अगेंस्ट ऑर्डर नहीं मिलते, उसके अगेंस्ट आउटवर्ड गेट पास नहीं मिलता, उसके अगेंस्ट डिलीवरी चलान नहीं मिलता, उसके अगेंस्ट गुड ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल नहीं मिलती, ओजीपी है, आउटवर्ड गेट पास, अगर ये डॉक्यूमेंटेशन आपको नहीं मिलती तो मतलब क्या है? ट्रांजैक्शन फिक्टिशियस है। फिर क्या हो जाएगा? फ्रॉड हो जाएगा। ये बात समझ आई आपको? तो हम चेक करते हैं कि जो रिकंसिलिएशन के अंदर आइटम्स आ रहे हैं उनके अगेंस्ट क्या प्रॉपर ऑर्डर ट्रेल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ये बात समझाइए आपको बेटा। ये बुक में शायद बहुत थोड़ी सी लाइन के अंदर ये बात लिखी होगी, लेकिन जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा उस वक्त तक आप इसको अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर सकते। इट इज टू मच इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मेरे मुताबिक पेपर में टेस्ट हुआ तो ये एरिया जरूर टेस्ट होगा, क्योंकि बच्चे इसको नॉर्मली इस तरीके से करते नहीं है ना, प्रैक्टिकली चीज़ों को समझने की आदत होती है। आप बुक में पढ़ेंगे, एक लाइन के अंदर बात लिखी होगी, दैट आप समझेंगे कि ये नफ है, और उसके ऊपर 5 से 6 नंबर का सवाल आ जाएगा तो पेपर में बैठे हुए आप ब्लैंक हो जाएंगे कि मैं एक लाइन को किस तरह से एक्सप्लेन करूं। तो जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं होगा उस चीज़ का, उस वक्त तक आप उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते।
वन लाइनर ये समझाने में, ये सारी बातें वन लाइनर में लिखी हुई हैं। अब ये जितनी बातें लिखी हैं एक सफ़े के अंदर सारी बातें खत्म हो जाएंगी, लेकिन जब मैं उसको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं तो 2 दिन हो गए सिर्फ कॉन्सेप्ट ये भी बिल्डअप कर रहा हूं। अभी मैंने आपको बुक के ऊपर मार्क ही नहीं करवाया कुछ भी नोट्स के अंदर या बुक में क्या लिखा हुआ है। अभी तो बुक में जब जाएंगे तो फिर आपको समझ आएगी कि एक एक चीज़ के पीछे क्या क्या कॉन्सेप्ट मौजूद हैं। देखिए पेपर में ये बड़ा शदीद इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ से तकरीबन हर अटेम्प्ट में 10 से 15 नंबर का सवाल आता है। तो ये जो बातें मैं कर रहा हूं इनको आपने जितना अच्छा समझेंगे इतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। और अगर नींद आती रही तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। आपको कह रहा हूं जी, आपको कह रहा हूं। हाँ बिल्कुल ठीक है जी। मैं इन सीटों से इन बेंचों से बैठ के इधर आया हूँ, मैं ऐसे नहीं अगर डायरेक्ट इधर आ खड़ा हो गया। हाँ मैं बैक बेंच होता, सीए में नहीं, अपनी कॉलेज लाइफ में। अच्छा एनी हो जी, यहां पे बैलेंस एग्री नहीं किया तो आप सबसे पहले देख लेते हैं टाइमिंग डिफरेंस है या एरर है या फ्रॉड है। अगर टाइमिंग डिफरेंस हो तो हम रिकंसिलेशन लेते हैं और रिकंसिलेशन के प्रोसीजर लगाते हैं। और अगर एरर और फ्रॉड हो तो हम उसको कार्डिनली डील करते हैं, एंट्रीज करवाते हैं, उसके बाकी जो फैक्टर्स हैं वो देखते हैं। एरर के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया, फ्रॉड के बारे में अभी हम डिस्कस नहीं किया। फ्रॉड को जब हम फ्रॉड इस फैक्टर पढ़ेंगे तो वहां पर डिस्कस करेंगे फ्रॉड को किस तरह से डील करना है। अब दूसरी बात क्या थी, आपने कंफर्मेशन भेजी, रिस्पॉन्स रिसीव नहीं हुआ। नेगेटिव थी तो एविडेंस ऑब्टेन हो गया, पॉजिटिव थी तो हमने क्या किया, फॉलोअप किया। फॉलोअप का रिस्पॉन्स रिसीव हो तो वो सेम यही वाला बात हुई। और अगर रिस्पॉन्स रिसीव नहीं हो तो फिर हम क्या करेंगे, अल्टरनेटिव प्रोसीजर लगाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, अल्टरनेटिव प्रोसीजर लगाएंगे। ये देखिए कितने सिनेरियोज हैं, ये भी देख लें, ये बहुत ज्यादा सिनेरियोज हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आपके ये जो ना सब कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ये एक बार बार मैं क्यों फोकस कर रहा हूं, ये 14 कॉन्सेप्ट्स पूरी एक लाइन ऑफ आपकी जो कहते हैं ना एक नॉलेज बेस है। और ये जब तक नॉलेज बेस क्लियर नहीं होगी आप आगे नहीं चल सकते। वहां पे बुक में लिखा हो कुछ समझ नहीं आएगा अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ना हुआ कि हम क्यों ये पढ़ें। तो अब हमने क्या कहा जी, फॉलोअप रिक्वेस्ट की, कंफर्मेशन का रिस्पांस फिर भी नहीं आया तो फिर हम क्या करेंगे, अल्टरनेटिव प्रोसीजर लगाएंगे। तो नो लेट्स डिस्कस व्हाट आर द अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स। गुड ट्रांसपोर्टेशन, ये जो कोरियर स्लिप्स होती हैं आपकी, बिल्टी होती है, बिल्टी कह लें आप इसको। क्या होती है जी, बिल्टी होती है। बिल्टी का पता है ना आप लोगों को या नहीं पता? जी जी अब ये जो अल्टरनेटिव प्रोसीजर डिस्कस होंगे ये बाकी एरियाज में भी इसी तरह के मिलते जुलते प्रोसीजर होंगे, तो इसलिए आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है। मैं अगेन बात करूंगा, एक लाइन में लिखा हुआ है बुक में सिर्फ 1 से 2 लाइनें लिखी हुई हैं, तो आपने इसलिए उन 2 लाइनों को समझने के लिए कॉन्सेप्ट पीछे पूरा आपके पास होना चाहिए। एक होता है एक्सपोजर। एक्सपोजर कहते हैं आउटस्टैंडिंग बैलेंस को, आउटस्टैंडिंग बैलेंस को कहते हैं। एक्सपोजर किस तरह से बिल्डअप होता है, थ्रू एंट्रीज। एंट्रीज क्या होती हैं आपकी, सेल की और रिसीट की। डेटर्स में सेल और रिसीट होती है ना, परचेज नहीं होती। एक्सपोजर आपका किससे बिल्ड होता है जी, एंट्रीज के थ्रू बिल्ड होता है। एंट्रीज सेल की होती हैं और रिसीट की होती हैं। यानी जो सेल और रिसीट का नेट होता है वो क्या होता है आपका एक्सपोजर होता है, क्लोजिंग बैलेंस कहते हैं। एक्सपोजर का दूसरा नाम क्लोजिंग बैलेंस भी है। सी से क्लोजिंग, बी से बैलेंस। क्योंकि मैं आप ओजीपी को भी नहीं समझ आ रही थी, ओजीपी की आप पूछ रही थी ना इनसे कि ओजीपी क्या होता है, तो मैं फिर बता दूं सी से क्लोजिंग है और बी से बैलेंस है। मैंने आपको बताया, मैं यहाँ पे बैठे खड़ा हुए मैं एक बच्चे को देख रहा था कि बच्चा सोच क्या रहा है। सी में स्कैटरिस्ट होना चाहिए था मुझे। एनी जी, सी से क्लोजिंग और बी से बैलेंस है। एक्सपोजर होता है ये। अब ये एक्सपोजर क्या होता है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस होता है। हमने इसको वेरीफाई करना है। पहले नंबर पे हमने क्या भेजी इसके लिए हमने भेजी कंफर्मेशन।
कंफर्मेशन का रिस्पॉन्स रिसीव नहीं हुआ, कंफर्मेशन का रिस्पॉन्स रिसीव नहीं हुआ। जब कंफर्मेशन का रिस्पॉन्स रिसीव नहीं हुआ तो हमने क्या लगाना है, अल्टरनेटिव। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, एक्सपोजर किससे बनता है, थ्रू एंट्रीज, सेल और रिसीट की। यानी सेल होगा तो प्लस, रिसीट होगी तो माइनस। सबसे पहले अगर आप कंफर्मेशन रिसीव नहीं होती इवन आफ्टर द फॉलो अप, तो आप सबसे पहले करते हैं सब्सिक्वेंट रिसीट्स को टेस्ट करते हैं, सब्सिक्वेंट टू ईयर एंड रिसीट्स को चेक करते हैं। जारी बात है, देखें अगर ईयर एंड से पहले मैंने सेल की थी, अगर ईयर एंड से पहले मैंने सेल की थी तो सेल ने एक्सपोजर के अंदर जाके एडिशन किया था, उस सेल ने उस एक्सपोजर में जाके एडिशन किया था और वो एक्सपोजर क्या बना था, क्लोजिंग बैलेंस। अब अगर मैंने सेल की थी तो सेल की रिकवरी क्या होगी, ईयर एंड के बाद मुझे रिसीव होगी। तो अगर हमने सेल की थी तो फिर ही उसकी रिकवरी आएगी, और अगर रिकवरी आती है तो रिकवरी क्या बनता है आपका, अल्टरनेटिव प्रोसीजर बनता है। फॉर एग्जांपल आपका क्लोजिंग बैलेंस था 1000 का, सब्सिक्वेंट रिसीट्स आपकी हुई 200 की, तो नेट करने के बाद क्या बचा आपका, नेट एक्सपोजर बचा, नेट एक्सपोजर बचा कितना, 800 का। अब पहले नंबर पे हमने क्या टेस्ट किया, सब्सिक्वेंट टू ईयर एंड की रिसीट्स को टेस्ट करेंगे। अब ये काम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ईयर एंड के बाद की बैंक स्टेटमेंट लेंगे। क्या लेंगे जी, बैंक स्टेटमेंट की कौन सी साइड लेंगे, क्रेडिट साइड। बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट साइड लेंगे ना, क्रेडिट रिकवरी होती है। बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड क्या होती है, रिकवरी होती है। बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड क्या होती है, रिकवरी होती है। तो क्रेडिट साइड के ऊपर रिकवरी आ रही है, हमने उस क्रेडिट साइड को किससे कंपेयर किया, जीएल के साथ, उस डेबिट के साथ। अब देखें बैंक में रिकवरी आई, रिकवरी किधर पार हो गई, डेटर के जीएल में, डेटर के जीएल में। जीएल में क्या हुई होगी, जीएल में भी क्रेडिट हुई होगी। देखिए दो एंट्री हुई हैं, दो एंट्री हुई हैं, एक बैंक में रिसीट की एंट्री हुई है और एक डेटर की एंट्री हुई है। देखिए मैंने एंट्री क्या पास की होगी, बैंक अकाउंट डेबिट और डेटर अकाउंट क्रेडिट। तो जीएल में तो क्रेडिट ही हुआ ना, डेटर, बैंक मेरा डेबिट हुआ जीएल के अंदर। ये बैंक स्टेटमेंट की जो क्रेडिट साइड थी जीएल में, जीएल किसका है, जीएल डेटर के जीएल की बात हो रही है। डेटर के जीएल में भी क्या होगा, क्रेडिट ही होगा। उसका डेबिट कहां पे होगा, बैंक में होगा। नहीं बात समझ आई, ऊपर से गुजर रही है, नहीं आई भाई। मेरे बैंक में जो पैसे आए हैं बैंक स्टेटमेंट में क्या हुए हैं, वो क्रेडिट हुए हैं। अब बैंक स्टेटमेंट जब क्रेडिट हुआ है तो मैंने उसकी एंट्री पास करनी है अपने पास जीएल में, तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा, बैंक अकाउंट को डेबिट करूंगा और डेटर को क्रेडिट करूंगा। तो जीएल में मैंने डेटर के अकाउंट को क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है। ये बात समझ आई आपको। अब आप क्या करेंगे, अब आप जो कंपनी के जीएल के अंदर, कंपनी के जीएल के अंदर जो क्रेडिट साइड है, कंपनी के जीएल ऑफ डेटर, जीएल ऑफ डेटर के अंदर जो क्रेडिट साइड है उसको बैंक स्टेटमेंट के क्रेडिट साइड से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। दोबारा सुने, आपके जो डेटर का जीएल है उसके क्रेडिट साइड को बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। और ये बैंक स्टेटमेंट कौन सी होगी, ईयर एंड के बाद की बैंक स्टेटमेंट होगी। कौन सी बैंक स्टेटमेंट होगी, ईयर एंड के बाद की बैंक स्टेटमेंट होगी। अब देखें जब मैंने एक्सपोजर की बात की थी तो एक्सपोजर क्या था, थ्रू एंट्रीज क्रिएट होता है। एंट्रीज कौन सी, सेल और रिसीट की। जब ये सेल हुई थी तो इस सेल के अगेंस्ट क्या हुई है, ये रिकवरी। इस सेल के अगेंस्ट क्या हुई है, ये रिकवरी हुई है। और इस रिकवरी को हमने किस में टेस्ट कर लिया है, बैंक स्टेटमेंट में टेस्ट कर लिया। आप बेशक सिंपल लिख लें, आप ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना करें। आप कहें हम सब्सिक्वेंट टू ईयर एंड की बैंक स्टेटमेंट्स लेंगे, सब्सिक्वेंट टू ईयर एंड का डेटर के जीएल लेंगे और वहां पे हम सब्सिक्वेंट ट्रेसिंग कर लेंगे कि जो हमारा डेटर का बैलेंस था वो सब्सिक्वेंट टू ईयर एंड हमें पैसे रिसीव हुए हैं या नहीं हुए। अब फॉर एग्जांपल वो मिस किधर गई हैं जिनको होंडा सिविक मिली थी, छुट्टी पे आज देखा होंडा सिविक मिली और छुट्टी कर ली है। हमने एग्जांपल सेट की थी कि एक सीएफओ है, सीएफओ को टारगेट मिला कि अगर आप अपना टारगेट अचीव करेंगे तो आपको होंडा सिविक मिलेगी। अब मैंने ये सोचा कि भाई होंडा सिविक लेने के लिए फिक्टिशियस एंट्रीज पोस्ट कर देता हूं।
मैंने एक्सपोजर बिल्डअप करने के लिए सेल बुक कर ली, जब सेल बुक की तो सेल क्रेडिट होगी और डेटर का बैलेंस डेबिट हो गया। अब ये जो सेल का ये सेल है, इसके अगेंस्ट क्या रिकवरी आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि फेक सेल है, फिक्टिशियस सेल है। तो फिर उसकी सब्सिक्वेंट ईयर एंड रिसीट भी नहीं होगी, उसकी सब्सिक्वेंट ईयर एंड रिसीट भी नहीं होगी। अब अगर सब्सिक्वेंट ईयर एंड रिसीट ना आए तो क्या हम ये जूम कर लें कि सारा फ्रॉड है? अब हमें ये देखना पड़ता है कि हमारी डेटर के साथ जो टर्म्स थी, क्रेडिट डेज की टर्म्स थी, वो क्या है और उसमें ओवरड्यू बैलेंसेस कितने हैं। आपने पहले ये चेक कर लिया जो क्लोज। अब देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं? अल्टरनेटिव प्रोसीजर की बात कर रहे हैं। हमने कहा जी सब्सिक्वेंट ईयर एंड की रिसीट्स को चेक करेंगे। अब हमने कहा 1000 रुपए का बैलेंस था, 200 की रिकवरी होगी, 800 अभी भी क्या है? नेट एक्सपोजर है। तो क्या मैं ये कंज्यूम कर लूं कि ये 800 सारे का सारा फ्रॉड है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब मुझे फर्दर इसको टेस्ट करना पड़ेगा। अब इस 800 के भी मुझे क्या करने पड़ेंगे? एविडेंस लेना पड़ेगा। अब 800 का एविडेंस क्या होगा? 800 का एविडेंस क्या होगा बताएं? मैंने कहा जी 1000 रुपए का बैलेंस था, 200 की रिकवरी हुई, 800 भी नेट बैलेंस पड़ा हुआ है, 800 भी टेस्ट नहीं हुआ। 800 पे क्या प्रोसीजर लगाएंगे? नहीं जी, आपकी होम असाइनमेंट है ये। क्वेश्चन ये है कि अगर डेटर्स की कंफर्मेशन रिसीव नहीं होती, अगर डेटर्स की कंफर्मेशन रिसीव नहीं होती तो व्हाट आर द अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स जो हम परफॉर्म करते हैं। एक मैंने आपको बता दिया है जिसका नाम है सब्सिक्वेंट रिसीट्स को टेस्ट करना। बाकी इसके अलावा जो प्रोसीजर होंगे वो आप लोग खुद देख के आएंगे, समझ के आएंगे। मैंने सवाल करना है और मैंने उसका रैशनल आंसर चाहिए आप लोगों से। वो तो ऑलरेडी आ रहा है ना, वो तो क्लोजिंग बैलेंस में आ रहा है ना, वो अवेलेबल ही नहीं होती, वो कहां से लेंगे? क्यों जाएंगे नेगेटिव पे? जहां मौली चुवारे जी फिर एविडेंस ही नहीं है ना। यही तो बात है, 4 क्राइटेरिया में फॉल नहीं करेगा ना ये एक्सेप्शन रेट आ गया ना। पहले बात सुनो, 4 क्राइटेरिया में क्या था कि एक्सेप्शन रेट और रिस्पॉन्स आने के चांसेस, तो यहां पे एक्सेप्शन रेट भी आई है और रिस्पॉन्स आने के चांस भी नहीं है, तो नेगेटिव तो भेज ही नहीं सकते। ठीक है जी, समझ आ गई आपको ये बात? ये कल हम यहां से स्टार्ट करेंगे कि सब्सिक्वेंट जो हमारे अल्टरनेटिव प्रोसीजर होते हैं वो क्या लगाते हैं, उसके बाद हम अपनी बुक के ऊपर रीडिंग को स्टार्ट करेंगे जी। एनी क्वेश्चन जी? नो स्वाद जी। अभी बात करेंगे हम इंटर्म पे, अभी कल करेंगे, वो भी रहती है, वो सेम वही होंगे जो हमने अपने इन्वेंट्री पे किए थे, वो ही वाले होंगे प्रोसीजर। सब डिवाइड करना पॉपुलेशंस को सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के। फॉर एग्जांपल इस क्लास में चुवारे हैं, खजूरें हैं, चुवारे सेपरेट कर दें, खजूरें सेपरेट कर दें, तो चुवारे एक पॉपुलेशन है, खजूरें एक पॉपुलेशन है। उसमें फिर फर्दर आपको देखना पड़ता है कि मैंने किस एरिया को टेस्ट करना है। फॉर एग्जांपल चुवारों में फिर किस में है? 1 साल पुराना चुवारा है, एक 2 साल पुराना चुवारा है, तो 2 साल पुराना चुवारा वो सेपरेट कर लेंगे, जो 1 साल पुराना चुवारा है वो सेपरेट कर लेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि जो 1 साल पुराना चुवारा है वो चुवारा जो है वो क्या सिग्निफिकेंट है या नहीं है। अगर सिग्निफिकेंट हुआ तो उसको फिर 100% कंफर्मेशन भेज देंगे। और हम कहते हैं कि 1 साल से कम वाले काफी चुवारे हैं, तो हम उनको कहेंगे यार इसमें 2-4 चुवारों को सेलेक्ट कर लो और आपका एविडेंस आ जाएगा। ले जी, कोई और सवाल जी? नो क्वेश्चन जी। ले जी, आज की डिस्कशन को यहीं पे करते हैं कंक्लूड। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।